हेलो वासना डीमर्स। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हम इस वक्त दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में भी इस वक्त हम गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे आखिरी वाली वीडियो में हम लोगों ने अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम लोग नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे, जो 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करता है। ये बेसिकली शमसी राजवंश के जो 4 राजकुमार इससे पहले गद्दी पर बैठे हुए थे, उनमें से उसके बाद का ये पांचवा क्रम में पांचवा व्यक्ति है। नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र तथा शमसी वंश का आखिरी शासक ही था जो इस गद्दी पर बैठता है। शमसी वंश का शासक बनने से पूर्व वह बेसिकली एक प्रकार का क्या हाकिम हुआ करता था, हाकिम। और हाकिम वो भी कहाँ का? बहराइच का। अपनी कुशलता से वह अपना जीविकोपार्जन तो कर रहा था, किंतु जब बलबन गद्दी पर ये सत्ता के हस्तांतरण में अपना हाथ बटाता है, तो बलबन के दिमाग में ये नासिरुद्दीन महमूद का ही नाम आता है और उसी की माता के साथ मिलकर के पूरा षड्यंत्र ये रचते हैं। और 27 मई 1246 ईस्वी में हरे राजमहल, जिसको कैसरे संज भी बोला जाता है, वहाँ पर इसको सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। 2 दिन के पश्चात फिर क्या होता है, उसे कैसरी फिरोज नामक शाही महल में लेकर के आया जाता है। वह इतना सरल व्यक्ति था नासिरुद्दीन महमूद कि उसे तुर्की सरदार जहाँ कह देते थे वो वहीं चला जाता था। तो पहले बोल दिया कि चलो हरे राजमहल में आप सत्ता संभाल लो, तो वो हरे राजमहल में चला जाता है। फिर उनसे बोल दिया जाता है कि कैसरी फिरोज नामक शाही महल में चलो, तो वो वहाँ चल देता है। तो इतना सरल व्यक्ति था और जनता भी उसे खूब पसंद करती है और उसके प्रति निष्ठा भी प्रकट करती है कि हमारा सुल्तान हो तो ऐसा ही हो कि बिना किसी षड्यंत्र के, बिना कितनी मासूमियत के साथ शासन कर रहा है। तो सुल्तान नासिरुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वह स्वभाव से संत था और राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीति से उसका जो इंटरेस्ट था बहुत कम था। और इसकी वजह से वो अपना जो ज़्यादातर समय हुआ करता था वह धार्मिक कार्यों, नमाज पढ़ने में व्यतीत किया करता था। और वह दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था कि मीन वह अपने जीविकोपार्जन के लिए सरकारी कोष से सामान नहीं लेता था, वह बल्कि कुरान की नकल करता था और उसी को बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो इसकी वजह से वह हस्तलिपि का शौकीन हो गया था और वह खूब लिखता था। ठीक, आज के समय में होता तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देता। तो अपने समय का वो क्या था, एक श्रेष्ठ सुलेखक था। तो इतिहासकार जो मिनहाजुद्दीन सिराज होते हैं, एक इतिहासकार हैं, तो ये कहते क्या हैं कि नासिरुद्दीन दिल्ली का एक आदर्श सुल्तान है। जो बहुत सरल होता है उसको लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इन्होंने एक रचना भी की। जब इतना अच्छा सुलेखक है तो कुछ लिखेगा भी ना, तो इन्होंने एक रचना रचित की जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। इन्होंने एक रचना की तबकात ए नासिरी और उसे खुद को ही समर्पित कर दिया। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में काजी का पद बदल जाता है। मिन्हा जो सिराज, जो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में इन सत्ता वगैरह को देख करके कि लोग कितनी कूटनीति से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, उसको देख करके मिन्हाजुद्दीन सिराज ने काजी का पद छोड़ दिया था। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि नासिरुद्दीन महमूद इस वक्त शासन करने आ गया है और वो संत टाइप का व्यक्ति है, तो उसके प्रेम भाव की वजह से वो वापस से काजी के पद पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से मिन्हाजुद्दीन सिराज मुख्य काजी के पद पर बैठ जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद नाम मात्र का शासक था। ज़्यादातर शक्तियाँ तो बलबन को उसने दे ही दी थी। उसने देख लिया था कि किस प्रकार से एक राजा को, एक सुल्तान को लोग उतारते हैं और चढ़ाते हैं, और इसलिए तुर्की सरदारों से, तुर्की अमीरों से वह भेदभाव नहीं रखना चाहता था। तुर्की अमीर जैसा कहते हैं वो वैसा ही किया करता था। पूरी तरह से उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था। किसको? तुर्की सरदारों को। बिना तुर्की सरदारों के इवन इतिहासकार तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अपनी राय वो उसकी कोई राय थी ही नहीं, और बिना उनकी आज्ञा के तो वो हाथ पैर नहीं हिलाता था। मीन ऐसा सुल्तान जो बिना अपने अमीरों के आदेश के अपना हाथ पैर ना हिलाए, पानी न पिए, खाए न, सोए न, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? तो ऐसे व्यक्ति के बारे में डॉक्टर के निजामी ने लिखा है और कहा है कि यह खुद को आत्मसमर्पण पूर्ण तुर्कों के प्रति कर दिया था, तुर्की अमीरों के प्रति कर दिया था। इस प्रकार से नासिरुद्दीन के शासनकाल में कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से तुर्की के जो सरदार थे उस वक्त
जो थे, जिनका नाम था बलबन था, उनके हाथ में चला गया था। बलबन को जो मन करता था वो वही करता था। बलबन ने खुद की लेजिटिमेसी, खुद की वैल्यू को और बढ़ाने के लिए वह कुछ और भी काम कर देता है। क्या है कि अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से महमूद से करवा दिया। बोला कि बहुत ही सरल व्यक्ति है, मेरी बेटी के लिए तो सबसे सही आदमी यही है। तो 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर देता है। तो पुत्री का विवाह कर देने के पश्चात तो सुल्तान तो थोड़ा खुश होगा ही ना। तो उसने कहा क्या कि ससुर जी चलिए, हम आपको नायब ए ममलिकात का पद देते हैं, जिसके लिए इतनी लड़ाई अभी तक होती चली आ रही है। तो इस प्रकार से बलबन जो अमीर हाजिब के पद पर बैठा हुआ था, वह इस वक्त दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के सर्वोच्च पद पर नायब ए ममलिकात के पद पर बैठ जाता है। जैसे ही वह नायब ए ममलिकात के पद पर बैठता है तो अपने ही लोगों को गद्दी पर बैठाना शुरू कर देता है। कैसे करता है? नायब ए ममलिकात के अलावा जो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, वह बलबन को एक और पद प्रदान, एक और नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं उलूक खां। उलूक खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दे दी थी। तो इन सब के पश्चात जब बलबन को पूरा लेजिटिमेसी हो जाता है, उसको वैल्यू मिल जाता है, उसको तुर्की सरदारों का सपोर्ट हासिल हो जाता है, तो वह बलबन करता क्या है कि अपने छोटे भाई को अपना पद मीन अमीर ए हाजिब, चूँकि अब वो खुद तो नायब ममलिकात बन गया था, तो उसने अपने छोटे भाई किसलू खां को बुलाया कि तुम क्या कर रहे हो, आ जाओ तुम अमीर ए हाजिब के पद पर बैठो, जिस पद पर मैं बैठा करता था। तो इस प्रकार से बलबन ने अपने छोटे भाई किसलू खां को अमीर ए हाजिब बना दिया। और एक और था संबंधी, था उसका रिश्तेदार था, शेर खां नाम था उसका। तो उसको लाहौर और भटिंडा दे देते हैं, क्योंकि लाहौर बहुत अच्छी सूबेदारी हुआ करती थी, इकता हुआ करता था बहुत समय से। तो इस प्रकार से अबू बकर को वजीर बना देना, शेर खां को लाहौर और भटिंडा की सूबेदारी दे देना और किसलू खां को अमीर ए हाजिब के पद पर बैठा देना, ये सब बलबन की मनमानी ही चलती थी। इन सब का प्रभाव, बलबन का ये प्रभाव देख करके जो तुर्गानी चहलगानी, जिसकी रचना इल्तुतमिश ने की थी, तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था, मीन सबसे वरिष्ठ, कहता है मैं तो सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा, तो उसे बलबन से जलन होने लगती है। ठीक है, तो इजुद्दीन बलबन किसलू खां उसका नाम ही है। कह रहा है बलबन तो मेरे भी नाम में है, मुझे बोला जाता है इजुद्दीन बलबन किसलू खां। ठीक, जो अपने आप को मीन बलबने बुजुर्ग या उसे सफ़ेद बालों वाला भी कहा जाता था, ऐसा उसका नाम था। तो इस प्रकार से वह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। किससे चिढ़ता है? बलबन से चिढ़ जाता है। वह करता क्या है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू करता है। कहता है ये तो बलबन क्या कर रहा है, सुल्तान की तो कोई वैल्यू नहीं करता, सुल्तान को तो मानता ही नहीं है। तो उनमें से एक योग्य व्यक्ति, एक नेता उभर करके आता है, जिसे बोलता है इमामुद्दीन रैहान। इमामुद्दीन रैहान एक हिंदुस्तानी मुसलमान होता है। वह निर्णय करता है कि वह नासिरुद्दीन महमूद का कान फूकेगा, किसके? बलबन के खिलाफ। तो इमामुद्दीन रैहान ने तुर्की सरदारों को अपनी तरफ कर लिया और नासिरुद्दीन महमूद के कान में बलबन के खिलाफ कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ बोलता है कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको मार देने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो किसी को भी अपनी मृत्यु का भय होता है और नासिरुद्दीन महमूद ने उसे बलबन को सारे पदों से निष्कासित कर देता है और बलबन को बोलता है कि तुम वापस चले जाओ हांसी, जहां से तुम आए थे, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। तो इस प्रकार से 1252 से 1253 के बीच में ये जो इमामुद्दीन रैहान रहते हैं, ये वकीलदार बन करके पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक, और मनमानी करने लगते हैं। लेकिन तुर्की तो तुर्की ही होता है, तुर्की के सरदारों को कभी कोई रास नहीं आया। तो वो कहते हैं कि ये यार हिंदुस्तानी मुसलमान है, ये मेरे ऊपर इस प्रकार से शासन कर रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो वो करते क्या है, जितने तुर्की सरदार रहते हैं वो बलबन के फेवर में फिर से चले जाते हैं और बलबन को बोलते हैं भाई हमें माफ़ कर दो, ये व्यक्ति हिंदुस्तानी मुसलमान है और ये पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो करता क्या है कि बलबन 1254 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ फिर तबर हिंद में इकट्ठा करके दिल्ली की ओर चढ़ाई कर देता है। और नासिरुद्दीन महमूद को जैसे ही पता लगता है कि बलबन उसके विरोध में जाकर खड़ा हो गया है और अपनी सेना लेकर के आ रहा है, वह फिर से बोलता है कि अरे सॉरी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ तुम अपने पद पर फिर से बैठ जाओ। तो बलबन को वो सारे अधिकार जो उस वक्त थे उसके पास, वो सारे अधिकार मिल जाते हैं और बलबन का दिमाग इस बार खुल चुका था। बलबन ने इस बार अपने विरोधियों का पूरी तरह से समाप्त कर देने का प्लान बनाता है
और जैसे ही वो नायब ममलिकात के पद पर फिर से बैठता है तो उसका प्रथम कार्य रहता है जितने उसके विरोधी तुर्क रहते हैं उसका वो दमन करता है। जितने विरोधी तुर्क रहते हैं उनका वो दमन करता है। फिर क्या करता है, मंगोलों के आक्रमण से खुद की रक्षा करने के लिए, किलेबंदी वगैरह करवाने के लिए राजा को बोलता है। और हिंदू राजाओं की जितनी शक्तियाँ हुआ करती थी, जितने पैसे हुआ करते थे, उनको रोकने का प्रयास करता है। मीन अपने इस पद पर बैठ करके वो यही सारे कार्य करता है। हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकने के लिए मीन जो इल्तुतमिश के कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, मीन और जो और लोग आए थे, रजिया सुल्तान हो गया और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह हो गया, ठीक। तो इन लोगों का लाभ उठा करके कुछ हिंदू राजाओं ने कहा क्या था कि मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है, और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे थे। तो बलबन को ये बातें पसंद नहीं आती, तो बलबन ने अपने सैन्य संचालन से इनका क्या किया, इनको दबाया, इनको अपने कंट्रोल में लिया। तो इस प्रकार से बलबन ने दोबारा से जब 1254 ईस्वी में सत्ता प्राप्त करता है तो करता क्या है कि विरोधी अमीरों का दमन करता है, मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा करता है, हिंदू राजाओं की शक्तियों को रोक देता है। और उसके बाद क्या करता है, ये मालवा 1251 ईस्वी में, ग्वालियर, चंदेरी, इन सब पर विजय प्राप्त करता है। राजपूताना के क्षेत्र पर मेमातियों का दमन करना इसका मुख्य एक रोल रहता है। मेमातियों का क्या करता है, ये दमन करता है। मेवाती एक मेवात क्षेत्र में एक भट्टी राजपूत हुआ करते थे, ठीक है। करते क्या थे कि सरकारी कोई सामान आ रहा जा रहा तो उसे लूट लिया करते थे। एक प्रकार की लुटेरे ही तो थे, तो सरकारी रसद को लूट लिया करते थे। तो बलबन ने किया क्या कि इसे तो सबसे पहले समाप्त करना है। तो मेमातियों का दमन करने का जो सबसे पहले जो इनिशिएटिव होता है वो बलबन ही लेता है। बलबन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इन मेवातियों का दमन किया और 1260 ईस्वी में मेवाती के एक नेता हुआ करते थे मलका, उनको बंदी बना करके बहुत यातनाएं दी और अंततः उसे मार दिया। तो इस प्रकार से 1265 ईस्वी में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो शमसी वंश का आखिरी शासक था उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, किंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, बलबन ने जहर दे दिया था। फिर कुछ इतिहासकारी कहते हैं कि नहीं, धोखा दिया था, बलबन ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी, षड्यंत्र से हत्या कर दी थी। लेकिन एक तारीख ए मुबारक शाही नामक एक ग्रंथ है कि सुल्तान बीमारी से मर गया था अपने, ये वैलिड प्रूफ है। तो इसामी ने अपनी पुस्तक फुतूहत लातिनी में एक किताब है, अजीब सा नाम है उसका, तो मुझे याद भी नहीं। तो बलबन ने नासिरुद्दीन को क्या किया था कि विष देकर मरवा दिया था। लेकिन ज़्यादातर जो वैलिड प्रूफ है वो तारीख मुबारक शाही के में जो लिखा हुआ है कि सुल्तान क्या करता है, अपनी स्वयं की बीमारी से मर जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात स्वयं बलबन सुल्तान बन बैठता है। कब? 1265 ईस्वी में। नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक जो बनता है वह बलबन बैठता है और वह द्वितीय इल्बरी वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद से इल्बारी वंश की स्थापना होगी और 1266 से 1286 तक गयासुद्दीन बलबन शासन करेंगे। हम उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।